विपुल उसके पास आया और उसने चौकीदार से पूछा, क्या हो रहा है ये सब, और ये लड़की कौन है? चौकीदार ने तुरंत जवाब दिया, ये प्रीति बाईसा है। ये हवेली कल तक इनकी ही थी, यहाँ अपना कुछ सामान लेने आई है। विपुल ने प्रीति की ओर देखा और बोला, देखिए, ये हवेली आपकी थी, पर अब ये मेरे बॉस आदित्य मेहरा की है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर प्रीति ने रोते हुए विपुल के सामने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज़ मुझे बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दीजिए, मुझे अपना बहुत ज़रूरी सामान लेना है, प्लीज़। आई एम सॉरी, बिना सर की परमिशन के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, विपुल बोला। प्रीति परेशान हो गई और वहां से जाने लगी, पर वो कुछ कदम चलकर रुक गई और फिर से विपुल के पास आकर बोली, अगर मुझे मेरा सामान लेने के लिए बाबू साहब की इजाज़त की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनसे एक बार पूछ लीजिए ना, हो सकता है कि वो मुझे मेरा सामान ले जाने की इजाज़त दे दे। देखिए मैम, आदित्य साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, और वैसे भी आज उनकी दादी का बर्थडे है, वो अपनी फैमिली के साथ होंगे। आज तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। विपुल के इतना कहते ही प्रीति ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई जी, प्लीज़ मुझे बस एक बार हवेली में जाने दीजिए। आज मेरी शादी है और आज मैं यहाँ से विदा होकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरा सारा बचपन इस हवेली में बीता है, जाने से पहले बस एक बार अपना बचपन जीना चाहती हूँ, और मेरी एक बहुत कीमती चीज़ अंदर रह गई है, उसे लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। प्रीति के भाईजी कहते ही विपुल भी सोच में पड़ गया। उसने कुछ पल सोचकर आदित्य को कॉल किया। अपनी फैमिली के साथ बैठे आदित्य ने जैसे ही विपुल का नंबर देखा तो थोड़ा परेशान हो गया। उसने सबकी ओर देखा और बोला, एक्सक्यूज मी। आदित्य ने वहां से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कॉल रिसीव की। क्या हुआ विपुल, वहां सब ठीक है ना? विपुल टहलते हुए प्रीति से थोड़ा दूर आया। हाँ सर, यहाँ सब ठीक है। वो मैंने आपको बस इसलिए फ़ोन किया, यहाँ हवेली के बाहर एक लड़की खड़ी है, प्रीति नाम है उसका। प्रीति का नाम सुनते ही आदित्य को एक बार फिर प्रीति के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। वो कुछ कहता उसके पहले ही विपुल बोला, बहुत रो रही है सर, कह रही है कि इस हवेली से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। उसने अपना पूरा बचपन यहाँ गुजारा है और उसका कोई कीमती सामान यहाँ रह गया है। आज उसकी शादी है, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए हवेली को देखना चाहती है। विपुल की बातों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने खुद को संभाला और विपुल से बोला, उसे मत रोकना, जाने दो उसे हवेली में और जो उसे चाहिए ले जाने देना। कोई सवाल मत करना उससे और न ही कोई बदतमीजी करना उसके साथ। आदित्य के इतना कहते ही विपुल सोच में पड़ गया तो आदित्य फिर से बोला, सुना तुमने, कोई नहीं रोकेगा उसे, समझे? जी सर। विपुल के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दिया और वहीं रखे सोफे पर बैठ गया। उसे विपुल की बातें सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन खुद से बोला, पता नहीं मेरा गिल्ट मेरा पीछा कब छोड़ेगा। दादी को लेकर जब मैं उस गांव में जाऊंगा तो फिर से उस लड़की से सामना जरूर होगा। मैंने जो किया है उसके साथ, उसके बाद उस लड़की से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाऊंगा। और अगर दादी को ये सब पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरी ओर विपुल प्रीति के पास आया जो उसे बड़ी उम्मीद के साथ देख रही थी। विपुल उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, आप अंदर जा सकती है, बॉस ने इजाजत दे दी है। प्रीति के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू भाई जी। प्रीति हवेली में जाने लगी तो विपुल फिर से बोला, सर ने आपको अंदर जाने की इजाजत भी दी है और ये भी कहा है कि आप जो चाहे इस हवेली से ले जा सकती है। ये सुनकर प्रीति के कदम रुक गए। उसने पलटकर विपुल की ओर देखा और बोली, आपके सर के किए उपकारों का बोझ मैं वैसे भी नहीं उठा पा रही हूँ, और उपकार करेंगे तो शायद मैं उन उपकारों के बोझ तले दबकर मर ही जाऊं। इसलिए कह दीजिएगा आदित्य बाबू से कि मैं उनकी हवेली से कोई हीरे जेवरात नहीं, बल्कि अपनी एक छोटी सी गुड़िया लेने आई हूँ और वही लेकर जाऊंगी। और ये भी कहिएगा कि जो लोग सिर्फ लोगों से छीनना जानते हैं वो किसी को भीख देते हुए अच्छे नहीं लगते। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही विपुल उसे हैरानी से देखते हुए सोच में पड़ गया और बोला, ये लड़की सर के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रही थी? सर ने इसकी हवेली फ्री में थोड़ी ली होगी, पूरी कीमत चुकाई होगी इस हवेली की, फिर ये लड़की ऐसे बात क्यों कर रही है जैसे सर ने धोखे से इसका सब कुछ छीन लिया हो।
वो इतना कहकर फिर से सोच में पड़ गया। प्रीति ने जैसे ही हवेली के अंदर पैर रखा तो अपनी हवेली को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि हवेली में रेनोवेशन का काम चल रहा था। दीवार पर लगी उसके दादासा की तस्वीर भी हटा दी गई थी। उसके परिवार के किसी भी इंसान की तस्वीरों से पूरी हवेली में कहीं नजर नहीं आई। वो रोते हुए हवेली की हर चीज को छू कर देखने लगी तो उसे उसका बचपन याद आने लगा। उसे 8 साल की प्रीति सीढ़ियों से दौड़ती हुई नजर आई, जो आकर अपने बाबासा से लिपटकर बोली, बाबासा मारी गुड़िया ना लाए आप। जगदीश मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूकर बोले, थारे बाबासा मारी लाड़ों के लिए कभी कुछ लाना भूले हैं तो आज भूलते जे देख। जगदीश के इतना कहते ही प्रीति ने गुड़िया लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वहां कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई अपने कमरे में आई। उसका कमरा ज्यों का त्यों था, जैसे किसी ने उसके सामान को छुआ भी ना हो। उसे हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई। वो कुछ देर खड़ी अपने कमरे को देखती रही और फिर उसने आगे बढ़कर अलमारी से अपनी गुड़िया निकाली। उसने मुस्कुराते हुए उस गुड़िया को सीने से लगा लिया, पर फिर उसकी आंखें भर आईं। वो गुड़िया को देखकर रोते हुए बोली, देख तेरी जैसी किस्मत ठाकुर जी ने मेरी भी लिख दी। जैसे तेरी डोर हमेशा किसी और के हाथों में होती है, आज के बाद मेरी जिंदगी की डोर भी किसी और के हाथों में होगी। पर मैं एक बेजुबान गुड़िया की तरह खामोश नहीं रहूंगी। मैं लड़ूंगी अपनी किस्मत से और जीतूंगी भी। मैं ठाकुर साहब को एक गुड़िया की तरह मुझसे खेलने नहीं दूंगी। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ूंगी और अपनी किस्मत बदल के रहूंगी। आज के बाद तू हर पल मेरे साथ रहेगी, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं बेजान नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं बेजान गुड़िया। इतना कहकर प्रीति ने अपने आंसू पोंछे और अपनी गुड़िया को हाथों में लिए अपने कमरे से बाहर आई और फिर तेज तेज कदमों से हवेली से बाहर आ गई। विपुल की नज़र हवेली से बाहर आ रही प्रीति पर पड़ी। उसके हाथ में सच में सिर्फ गुड़िया ही थी। प्रीति जैसे ही विपुल के पास आई तो वो बोला, अगर और कुछ चाहिए हो आपको तो आप ले सकती हो। प्रीति ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और वो उसके सामने से निकल गई। विपुल प्रीति की इस हरकत से हैरान था, तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। आदित्य का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की और पूछा, जी सर। विपुल, वो लड़की गई? आदित्य ने पूछा। विपुल ने तेजी से जा रही प्रीति की ओर देखकर जवाब दिया, जी सर गई, सिर्फ अपनी गुड़िया लेने आई थी। गुड़िया के अलावा उसने कुछ नहीं लिया, पर बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी। आदित्य ने तुरंत पूछा, क्या कह रही थी? जब मैंने उससे कहा कि आपने उसे हवेली के अंदर जाने की इजाज़त दे दी है, तो कहने लगी कि कह देना अपने बॉस से कि जो लोगों से उनका सब कुछ छीन लेते हैं वो किसी को भीख देते हुए अच्छे नहीं लगते। और भी ना जाने क्या क्या कह रही थी। विपुल की बातें सुनकर आदित्य हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जानता हूँ यही सब कहा होगा उसने। वो लड़की कभी भी हवेली आए उसे अंदर जाने से मत रोकना और उसके कमरे के किसी भी सामान को छूना मत। जो जैसा है वैसा ही रहने देना, समझे? जी सर। विपुल के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दी। विपुल ने अपना फोन देखा और मन ही मन बोला, ये सर को हो क्या गया है? आज के पहले तो मैंने उन्हें किसी लड़की की परवाह करते नहीं देखा, आहाना की भी नहीं। दूसरी ओर सुमेर और भैरव भानु की हवेली के पास पहुंचे तो सुमेर भैरव से बोला, तू यहीं रुक कर निगरानी कर और अगर तुझे कोई खतरा नजर आए तो मुझे तुरंत फोन करना। भैरव ने घबराकर चारों ओर देखा और बोला, देख सुमेर, एक बार फिर सोच ले। ये ठाकुर भानु प्रताप की हवेली है। हवेली के बाहर इतने सारे आदमी बंदूक लिए घूम रहे हैं, ऐसे में तू अंदर कैसे जाएगा? कहीं प्रीति की मदद करने के चक्कर में हम किसी मुश्किल में ना फंस जाए। सुमेर ने उसे घूरा और बोला, तू अच्छे से जानता है कि प्रीति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ, तो फिर इस हवेली में जाकर उसके बाबासा को ढूंढना तो बहुत मामूली सी बात है मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर भैरव कुछ नहीं बोल सका तो सुमेर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं यूं गया और यूं आया। तू बस मेरा यही इंतजार कर और अगर कोई खतरा लगे तो मुझे तुरंत फोन कर देना। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। भैरव उसे जाते देखकर बोला, बांके बिहारी, ये सुमेर तो प्रीति के प्यार में बावरा हो गया है, पर आप इसकी रक्षा करना। सुमेर भानु के आदमियों से बचकर हवेली के अंदर जाने का रास्ता तलाश रहा था, तभी उसे दूसरी मंजिल पर एक खिड़की नजर आई जो खुली हुई थी। सुमेर खिड़की देखकर खुद से बोला, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ देर वही खड़ा सोचता रहा। हवेली में चारों ओर आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। वो इधर उधर देखकर एक पेड़ पर चढ़ने लगा। इससे पहले कि कोई उसे देख पाता वो पेड़ पर चढ़ गया।
उसने नीचे देखा तो एक आदमी पेड़ के नीचे आकर टहलने लगा था। सुमेर पेड़ पर छिपकर उसके इधर उधर होने का इंतजार करने लगा। उस आदमी ने अपनी हथेली पर तंबाकू रखकर मस ली और उसे खाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सुमेर ने पेड़ से दूसरे माले पर छलांग लगा दी। कुछ गिरने की आवाज सुनकर नीचे खड़े भानु के सारे आदमी इधर उधर देखने लगे, पर जब उन्हें कोई नजर नहीं आया तो वो फिर से पहरा देने लगे। दूर खड़े भैरव ने जब सुमेर को सही सलामत हवेली के अंदर पहुंचते देखा तो उसकी जान में जान आ गई। सुमेर गलियारे से होते हुए उस खिड़की की ओर बढ़ा जो उसे नीचे से खुली नजर आई थी। उसने खिड़की से कमरे में झांका तो दो छोटे बच्चे पलंग पर बैठे खेल रहे थे। एक बच्चे की उम्र 5 साल के आसपास और दूसरे की 7 साल के आसपास होगी। ये किसके बच्चे हैं? सुमेर ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो हाथों में ट्रे पकड़े उसी कमरे की ओर बढ़ी जा रही थी जिसमें बच्चे खेल रहे थे। सुमेर उसे देखते ही एक पिल्लर की आड़ में छिप गया। वो औरत कमरे में पहुंची और ट्रे बेड पर रखकर बोली, चलो चलो जल्दी से खाना खा लो। उस औरत के इतना कहते ही एक बच्चा बोला, नहीं, जब तक बाबासा और दादीसा नहीं आ जाते हम खाना नहीं खाएंगे। ये सुनकर दूसरे बच्चे ने उस औरत से पूछा, काकीसा बाबासा कब आएंगे? लाडसर, थारे बाबासा तुम दोनों के वास्ते नहीं मलाने गए हैं, जल्दी ही आ जावेगे। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, फिर हम बाहर खेलने जाएंगे। उस औरत के इतना कहते ही सुमेर की आंखें फटी की फटी रह गई और वो मन ही मन बोला, नहीं माँ, मतलब ये ठाकुर साहब के बच्चे हैं। वो पहले से ही शादीशुदा है। इतना बड़ा धोखा। मुझे प्रीति को ये बात बतानी होगी क्योंकि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हुना हो काकासा की किडनैपिंग में ठाकुर साहब का ही हाथ है। मुझे सबसे पहले हवेली की तलाशी लेनी होगी। इतना कहकर सुमेर छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा। वो हवेली के नौकरों से बचते हुए हर कमरे की तलाशी ले रहा था पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि जगदीश को किसी गोडाउन जैसी जगह पर रखा हुआ है। वो मन ही मन बोला, हवेली में कहीं ना कहीं स्टोर रूम जरूर होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, शायद काकासा को वही रखा गया होगा। सुमेर हवेली में स्टोर रूम ढूंढने लगा। हवेली के बाहर खड़ा भैरव चारों ओर नजर रखे हुए था। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आई जो हवेली के अंदर जा रही थी। गाड़ी देखते ही भैरव घबरा गया। उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसने विक्रांत और ठाकुर साहब को गाड़ी से बाहर आते देखा। वो खुद से बोला, ठाकुर साहब तो हवेली में आ गए, पर ये विक्रांत इनके साथ क्या कर रहा है? आज इसकी बहन की शादी है, इसे तो बारात के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए थी, तो फिर ये यहाँ ठाकुर साहब के साथ क्या कर रहा है? मुझे सुमेर को कॉल करना होगा। इतना कहकर भैरव ने तुरंत सुमेर को कॉल किया। फोन पर वाइब्रेशन होते ही सुमेर ने तुरंत कॉल रिसीव की और आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ भैरव? भैरव इधर उधर देखकर बोला, सुमेर जल्दी से वहां से निकल, ठाकुर साहब विक्रांत के साथ हवेली पहुंच गए हैं। क्या? हाँ, तू फटाफट वहां से निकल, भैरव परेशान होकर बोला। नहीं भैरव, अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। काकासा की किडनैपिंग के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। अब ये दोनों ही मुझे काकासा तक पहुंचाएंगे। मैं काकासा को साथ लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सुमेर ने कॉल कट कर दिया। भैरव गुस्से में बोला, सुमेर मेरी बात सुन। भैरव ने अपना फोन देखा तो सुमेर ने कॉल कट कर दी थी। भैरव ने परेशान होकर ऊपर आसमान की ओर देखा और बोला, लगता है अब मुझे खुद हवेली के अंदर जाकर सुमेर को लाना होगा। भैरव भी उसी रास्ते से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा जिस रास्ते से सुमेर हवेली के अंदर गया था। इधर भानु और विक्रांत हवेली के अंदर पहुंचे। भानु सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोले, हमने हमारे आदमियों को सब कुछ समझा दिया है। हम वहां पहुंचकर ऐसे नाटक करेंगे जैसे हम पैसे लेकर आपके काकासा को लेने आए हैं और मेरे आदमी पैसों का खाली सूटकेस लेकर उन्हें छोड़ने का नाटक करेंगे और हमसे कहेंगे कि हम माता की टेकरी पर पहुंचे। वो आपके काकासा की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें खुद माता की टेकरी पर पहुंचा देंगे। समझ गए ना? विक्रांत ने उनके साथ ऊपर बढ़ते हुए सिर हिला दिया तो भानु फिर से बोले, और हमारे आदमी हम दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर हमें आपके काकासा के सामने ले जाएंगे ताकि उन्हें हम पर शक न हो। ऊपर छिपकर ये सब सुन रहा सुमेर ये सब सुनकर दम रह गया। वो गुस्से में मन ही मन बोला, दौलत के लिए तू इतना गिर जाएगा विक्रांत? ये मैंने सच में नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि तू प्रीति पर गुस्सा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो तेरी सुनती नहीं है, पर मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में प्रीति और काकासा के लिए इतना जहर भरा हुआ है कि तू इस हद तक गिर चुका है। अपने काकासा की किडनैपिंग करवाकर
अपनी ही बहन की शादी इस घटिया इंसान से करवा रहा है। छी। भानु जैसे ही हवेली के तीसरे माले पर पहुंचे तो उनके आदमी दौड़ते हुए उनके पास आए। भानु ने अपने एक आदमी से कहा, हम दोनों की आंखों पर पट्टी बांधो और हमें अंदर ले चलो। आगे क्या करना है ये हम आप सबको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। एक आदमी आगे आकर बोला, जी ठाकुर साहब आप चिंता मत करिए, जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही होगा। ये सुनकर भानु ने अपने दूसरे आदमी को पट्टी बांधने का इशारा किया। उनके आदमियों ने विक्रांत और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर दोनों को पकड़कर गोडाउन के अंदर ले गए। कुर्सी पर बंधे जगदीश ने जैसे ही विक्रांत की ओर देखा तो खुशी से रोने लगे। उन्होंने तुरंत विक्रांत को पुकारा, विक्रांत। विक्रांत ने उनकी आवाज सुनकर अपनी पट्टी खोली और दौड़ता हुआ उनके पैरों के पास बैठकर बोला, काका सा आप ठीक तो हो ना, इन लोगों ने आपको कुछ किया तो नहीं? जगदीश रोते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटा। भानु ने भी अपनी पट्टी खोली और माखन को सूटकेस देते हुए बोले, ये रहे आपके 20 करोड़ रुपए, अब छोड़ दीजिए काकासा को। ये सुनकर विक्रांत भी बोला, हाँ अब जल्दी से मेरे काकासा को छोड़ दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। माखन अकड़कर बोला, छोड़ देंगे पर पहले मारे को रुपए तो गिन लेने दो। इतना कहकर माखन ने सूटकेस अपने एक आदमी को दिया और वो सूटकेस लेकर वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही विक्रांत रोने का नाटक करते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिएगा काकासा, मुझे फिरौती की रकम जमा करने में टाइम लग गया। वो क्या है ना, मैं घर पर किसी को ये बात बता नहीं सकता था कि आपका अपहरण हो गया है, वरना सब बहुत परेशान हो जाते। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर ठाकुर साहब ने वक्त रहते मदद ना की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनकर जगदीश ठाकुर साहब की ओर देखने लगे। लेखिका कविता वर्मा।